गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर रंजुमेश। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है द सिविल वॉर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बोल्शेविक्स के चेंजिंग एटीट्यूड की वजह से सिविल वॉर की कंडीशन आ गई थी। और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हुई रशिया में। तो क्या कारण थे, इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो बच्चों, ये जो वॉर थी वो किसके बीच में हो रही थी? तो ये वॉर जो थी वो बोल्शेविक्स और ग्रीन्स एंड वाइट्स के बीच में हो रही थी। अब ये ग्रीन एंड वाइट्स क्या है? तो बच्चों, उस समय में सबसे पहले बोल्शेविक्स को किस कलर से सिंबलाइज किया जाता था? रेड कलर से, और उन्हें कहा जाता था द रेड्स। और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें किस कलर से सिंबलाइज किया जाता था? ग्रीन्स, और उन्हें कहा जाता था द ग्रीन्स। और जो प्रो ज़ारिस्ट थे, प्रो ज़ारिस्ट यानी कि वो लोग जो राजा के आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे, भले ही राजा को हटा दिया था लेकिन अभी तक जो है उनके थिंकिंग को फॉलो करते थे कि जो कंट्री में है किस तरीके से काम होना चाहिए वो बिल्कुल राजा की तरह सोचते थे, यानी कि एटोक्रेसी को फॉलो करते थे। उन्हें कहा गया वाइट्स। अब ये जो वॉर थी वो हो क्यों रही थी? तो इट्स ऑब्वियस बच्चों कि जब किसी एक इंसान के हाथ में या किसी पार्टी के हाथ में पावर होती है तो दूसरी पार्टी उसे छीनने की कोशिश करती है, और वही ये यहाँ रशिया में हो रहा था। उस टाइम पे बोल्शेविक्स के हाथ में पावर थी, और जो नॉन बोल्शेविक्स सोशलिस्ट थे, नॉन बोल्शेविक्स हो गए जो बोल्शेविक्स को फॉलो नहीं करते थे, वो इस पावर को छीनना चाहते थे। यानी कि ग्रीन्स और वाइट्स इस पावर को छीनना चाहते थे। वो चाहते थे कि बोल्शेविक्स के हाथ से पावर चली जाए और जो कंट्री में है वो हमारे अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिए जाए और पावर जो है हमारे हाथ में आ जाए। और 1918 एंड 1919 के दौरान रशिया का बहुत सारा पार्ट जो है वो ग्रीन्स एंड वाइट्स के कंट्रोल में था। बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने सिटीज एरिया पे कंट्रोल किया था। पूरे रशियन एम्पायर पे अभी वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जो बिल्कुल इंटीरियर में जो एरिया थे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए थे। तो वहाँ पे किसका कंट्रोल था? ग्रीन्स एंड वाइट्स का। तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उन्होंने क्या किया? ट्रूप्स का अरेंजमेंट किया, यानी कि सैनिक दलों का अरेंजमेंट किया ताकि वो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट फाइट कर सके। और जो बोल्शेविक्स की आर्मी थी वो ऑलरेडी ब्रेकअप होती जा रही थी। क्यों टूटती जा रही थी? क्योंकि जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर किया कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी तो जो आर्मी में लोग थे वो घरों पे वापस आना स्टार्ट हो गए। वो क्यों घरों पे वापस आना स्टार्ट हुए? क्योंकि जो आर्मी में लोग गए हुए थे वो पीजेंट्स ही तो थे। तो उन्हें इस बात की टेंशन होने लगी कि हम क्या पता हमारी फैमिलीज को लैंड ना मिले, इसलिए आधे से ज़्यादा आर्मी वापस आ चुकी थी। और ये जो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स थे ये वाइट्स और ग्रीन्स को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जैसे जो बोल्शेविक्स के अकॉर्डिंग चेंज आएगा रशिया में, कहीं ऐसा ना हो उन्हें देखकर हमारी सोसाइटी भी वैसे चेंज की डिमांड करे। इसीलिए ये इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट कर रहे थे। कैसे सपोर्ट कर रहे थे? इनडायरेक्टली किस वे में? बाय वेपन्स और बाय मनी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि ग्रीन्स और वाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब जब सिविल वॉर चल रही थी ट्रूप्स और बोल्शेविक्स के बीच में, तो उस दौरान लूटिंग, बैंडेटरी और फेमाइन जैसी कंडीशन जो है रशिया में हुई। मतलब लूट मार पड़ने लगी, डाकुओं का आना हो गया और अकाल पड़ने लगा रशिया में। क्योंकि जब भी कोई वॉर होती है तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है, वैसी ही कंडीशन सिविल वॉर के दौरान भी थी। अच्छा बच्चों, इस वॉर को सिविल वॉर क्यों कहा गया? इस वॉर को सिविल वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो वॉर थी वो रशिया के अंदर ही लड़ी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्रीज़ के साथ रशिया की लड़ाई हो रही थी, नहीं, वो रशिया के अंदर ही लड़ी जा रही थी, इसलिए इसे कहा गया सिविल वॉर। और फिर क्या हुआ कि जो वाइट्स थे यानी कि जो प्रो ज़ारिस्ट थे उन्होंने कुछ हार्श स्टेप्स लिए पीजेंट्स के खिलाफ, उन पीजेंट्स के खिलाफ जिनको लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और जब ऐसा उन्होंने किया तो जो सोसाइटी में उनको सपोर्ट मिल रहा था वो ख़त्म हो गया, यानी कि अब वाइट्स जो है वो अनपॉपुलर हो गए सोसाइटी में। तो ये ऑब्वियस है, अगर किसी एक का सपोर्ट कम हो रहा है तो यानी कि दूसरे का सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो बोल्शेविक्स थे उनको जो है सपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बोल्शेविक्स थे वो सोसाइटी के लिए ही तो काम करते थे, मतलब जो लोअर क्लास होते थे उन्हीं के लिए, उनके फेवर में ही तो काम करते थे। हाँ, भले ही सम टाइम जो है वो कुछ स्टेप्स
हार्श स्टेप्स ले लेते थे और इसीलिए जो है सोसाइटी को समझ में ही नहीं आता था कि वो एक्चुअल में चाहती क्या है। और जनवरी 1920 के दौरान बोल्शेविक्स ने ज़्यादा से ज़्यादा जो रशियन एम्पायर है उस पर कंट्रोल पा लिया था। और ये सब उन्होंने किसकी मदद से किया? नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जेडिस्ट, इनकी मदद से जो है बोल्शेविक्स ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पे, रशियन एम्पायर के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पे कंट्रोल पा लिया। नॉन रशियन नेशनलिस्ट कौन से थे? अब नॉन रशियन नेशनलिस्ट वो लोग थे जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, जिन्हें यूएसएसआर बनने के बाद तो रशिया में इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन उससे पहले जो है वो रशिया में इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब वो रशिया से अलग कंट्रीज थे, जो अलग एरियाज थे रशिया से, वहाँ की जो सोसाइटी थे वो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे। बट हाँ, जब यूएसएसआर बना तो उसके बाद जो है उन एरियाज़ को, उन कंट्रीज़ को रशिया के साथ ही जोड़ दिया गया था। यूएसएसआर के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और किसका सपोर्ट मिला था बोल्शेविक्स को? मुस्लिम जेडिस्ट। अब मुस्लिम जेडिस्ट कौन थे? ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। लेकिन रशिया में जो सिचुएशन थी वो इतनी स्मूथ हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सोसाइटी अभी भी कंफ्यूज थी कि जो बोल्शेविक्स हैं वो एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। कभी वो पॉजिटिव वे में काम करते थे और कभी वो नेगेटिव वे में काम करते थे। बोल्शेविक्स ने एक नेगेटिव इंसिडेंट कीवा में किया, जो कि सेंट्रल एशिया में है। क्या किया उन्होंने? वहाँ के जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनको मरवा डाला। क्यों मरवा डाला? क्योंकि वो सोशलिज्म के अगेंस्ट थे। बस इतनी सी बात पे उनको मरवा डाला। अब उन्होंने कर तो दिया था ऐसा इंसिडेंट, लेकिन फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने ये गलत कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से जो उनका सपोर्ट था वो कम हो जाना था ना सोसाइटी के तरफ से। तो फिर इस चीज़ को सुधारने के लिए उन्होंने एक रेमेडी की। क्या रेमेडी की इस इंसिडेंट को सुधारने के लिए? उन्होंने क्या किया? जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उन्हें यूएसएसआर में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी मतलब कि उन्हें इस बात का हक दे दिया कि वो पॉलिटिकली कोई भी चेंज अगर लाना चाहते हैं या अपना लीडर चूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा हक है, वो अपने हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हैं। इस बात का हक जो है नॉन रशियन नेशनलिस्ट को उन्होंने दे दिया बोल्शेविक्स ने। लेकिन इसके बावजूद जो बोल्शेविक्स थे उनके अभी भी बहुत से ऐसे अनपॉपुलर पॉलिसीज थी, जैसे कि हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। अब नोमैडिज्म क्या होता है? नोमैडिज्म ये होता है कि वो लाइफस्टाइल जिसमें जो है जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में अपनी अर्निंग्स के लिए जाते हैं। जैसे कि आप ट्राइबल्स को ले लो, वो अपनी लिविंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। बंजारे ले लो, ये सब जो है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो उनके प्रति उन्होंने जो है काफ़ी हार्श डिसीजन, हार्श पॉलिसीज बनाई, जिसकी वजह से सोसाइटी कंफ्यूज होगी कि बोल्शेविक्स जो है एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक्स ने बैंक्स, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया। जो कलेक्टिव वर्क किया जाने लगा पीजेंट्स द्वारा कन्फेस्टिगेटेड लैंड पे। कन्फेस्टिगेटेड लैंड कौन सी होगी? जो लैंड जो है उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट की गई थी ना, जो नॉबिलिटी से लेके वो लैंड, ठीक है। और फिर बोल्शेविक्स ने सेंट्रलाइज प्लानिंग की, यानी कि कंट्री को सेंट्रलाइज बनाने की प्लानिंग की। इस प्लानिंग में क्या किया गया? 5 ईयर का प्लान बनाया गया। किस लिए बनाया गया? कि जो कंट्री की इकोनॉमी है उसे कैसे रेज करना है, आने वाले 5 सालों में उसे कैसे रेज करना है, ये प्लानिंग की गई। गवर्नमेंट द्वारा प्लानिंग की गई कि किस तरह से जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे की जाए, इसके बारे में गवर्नमेंट ने प्लानिंग की। और जो फर्स्ट 2 प्लान्स बनाए गए, यानी कि 1927 से 1932 का प्लान और दूसरा प्लान 1933 से 1938 का प्लान। इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई रशिया में। बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज भी बनी, बहुत सारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। तो एक तरीके से जो है इकोनॉमी की काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही थी रशिया में। लेकिन क्या ये सब जो है इतना इजीली चल रहा था? क्या इसकी कोई डार्क साइड नहीं थी? हाँ, इसकी डार्क साइड भी थी, यानी कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। क्या इम्पैक्ट्स थे? रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पोर वर्किंग कंडीशन। रैपिड मतलब एकदम से जो कंस्ट्रक्शन की जा रही थी उसकी वजह से वर्किंग कंडीशंस बहुत पोर हो गई थी, यानी कि जो लेबरर्स थे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत पोर हो गई थी। बहुत देर तक उन्हें काम करना पड़ता था, काफ़ी विंटर में भी काम करना पड़ता था और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था।
वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स, जो वर्कर्स थे उन्हें काफ़ी मुश्किल की ज़िंदगी बिताना पड़ती थी, क्योंकि उनके जो रहने की जगह थी ऐसा कुछ कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी उन्हें, उनसे सिर्फ काम कराया जा रहा था, क्योंकि उन्हें रैपिड चेंज लानी थी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ लानी थी कंट्री में, तो काफ़ी ज़्यादा काम कराया जा रहा था उनसे। आर देयर एनी एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, क्या ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, लिए थे। क्या किया उन्होंने? एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, उन्होंने स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया, गवर्नमेंट ने स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया। अरेंजमेंट्स बनाए गए किसके लिए? बच्चों के लिए, जो वुमेन फैक्ट्रीज में वर्क करती थी उनके जो बच्चे होते थे उनके लिए अरेंजमेंट्स किए गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, यानी कि वर्कर्स की हेल्थ केयर के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, और अच्छे क्वार्टर्स बनवाए गए वर्कर्स के रहने के लिए। हाउएवर इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स वाज लिमिटेड बिकॉज द रिसोर्सेज वर लिमिटेड, लेकिन ये जो स्टेप्स थे इनका जो इम्पैक्ट था वो इतना ज़्यादा भी नहीं था, एक लिमिटेड था। लिमिटेड क्यों था? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि जो वर्कर्स हैं उन्हें वो हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके, इसीलिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ स्टेप्स तो लिए बट इतने ज़्यादा भी नहीं ले पाए, कम पैसा होने के कारण। तो बच्चों, इस तरह से रशिया में सिविल वॉर हुई, और फिर नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जेडिस्ट की मदद से बोल्शेविक्स ने 1920 के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।